महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम। एनसीपी के दोनों खेमों ने बुलाई मीटिंग। शरद पवार और अजीत पवार धड़े ने मीटिंग के ताल्लुक से व्हीप किया जारी। मुंबई में G20 रिसर्च वज़रा की मीटिंग की मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह करेंगे सदारत। मीटिंग में तहकीक और इख्तरा के मौजू पर होगा और खास। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। जयशंकर अपने हम मनसब के साथ 10वीं भारतीय तंजानिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की करेंगे मुश्तरका सदारत। दोनों ममालिक के दरमियान दो फरीकी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर रहेगा जोर। फ़िलिस्तीन में सबसे बड़ी फौजी महमात में से एक को अंजाम देने के बाद इसराइली फ़ौज की वापसी शुरू। जनैन में किए गए ड्रोन हमले में 12 लोगों की हुई थी मौत। भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता सैफ चैंपियनशिप का खिताब। दिलचस्प फाइनल मुकाबले में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से दी शिकस्त। मुसलसल दूसरे और मजमूई तौर पर 9वीं बार भारत ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब किया अपने नाम। साबिक भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर बने भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर। चेतन शर्मा की जगह लेंगे। अजीत अगरकर ने मुल्क के लिए 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 T20 मैच खेले हैं। विंबलडन के मर्दों के सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने आसान जीत के साथ किया अपनी मुहिम का आगाज। ख्वातीन सिंगल्स में तीसरी सीढ़ी याफ्ता रायबकाना को जीत हासिल करने के लिए करनी पड़ी सख्त मशक्कत। साबलेंका भी पहुंची दूसरे दौर में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों काफ़ी गर्म है। एनसीपी के दोनों खेमों ने आज मीटिंग बुलाई है। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने दोपहर 1 बजे मीटिंग बुलाई है। दूसरी तरफ हुक्मरान एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने वाले अजीत पवार धड़े की मीटिंग सुबह 11 बजे मुनक़िद होगी। दोनों धड़ों ने मुलाकात के लिए हवाले से व्हिप भी जारी कर दिया है। अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू होने वाली सियासी कशमकश को लेकर कल दिन भर मीटिंगों का दौर चलता रहा। कांग्रेस शिवसेना के रहनुमाओं ने एनसीपी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात की और उनकी हिमायत का इजहार भी किया। दरिस्ना नायब वज़ीर आला अजीत पवार और उनके एनसीपी के साथियों ने बतौर वज़ीर हलफ लेने के बाद कल पहली बार काबीना की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के बाद अजीत पवार ने कहा कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे महकमों की तकसीम के बारे में फैसला लेंगे। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने मुंबई में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। एनसीपी के नए दफ्तर में अजीत पवार ने महाराष्ट्र एनसीपी सदर का ओहदा सुनील टकरे को सौंपा। अजीत पवार ने अपने दफ्तर में एनसीपी सरबराह शरद पवार की तस्वीर भी लगाई है। इस पर शरद पवार ने कहा है कि जिस पार्टी का मैं कौमी सदर हूं और जयंत पटेल रियासती सदर हैं, वही पार्टी मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकती है। शरद पवार आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई है। मुंबई में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव समिट और रिसर्च वज़रा की मीटिंग जारी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह आज G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग की सदारत करेंगे। मजमूई तौर पर 107 गैर मुल्की मंदूबीन मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिनमें 29 G20 मेंबरान की तहकीकी वज़रा, मदू मेहमान ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमें शामिल हैं। G20 साइंस की सरगर्मियों से मुतालिक वज़ारती एलामिया पर RIIG सरबराही इजलास और तहकीकी वज़रा के इजलास में तबादला ख्याल जारी है। वज़ारती एलामिया को अपनाना 2023 में भारत की G20 सदारत के दौरान भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़दा मीटिंग के सिलसिले में G20 RIIG सरगर्मियों के इख्तिताम की अलामत है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर आज ज़ंजिबार पहुंचेंगे और 2 दिन तक ज़ंजिबार में ही क़याम करेंगे। ज़ंजिबार में जयशंकर भारत सरकार की याफ्ता पानी की फराहमी के मंसूबे का दौरा भी करेंगे। वो तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय बहरिया के जहाज त्रिशूल पर एक इस्तकबालिया तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा 7 से 8 जुलाई तक तंजानिया के शहर दारुल इस्लाम में होंगे, जहाँ वो अपने हम मनसब के साथ 10वीं भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दारुल इस्लाम में वो मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें काबीना के कई वज़रा भी शामिल हैं।
وزیر خارجہ جے شنکر اس دورے کے دوران بھارت کے پارلیمانی دوستی گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کریں گے اور بھارت تنزانیہ بزنس میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ وہ بھارتی تارک وطن سے خطاب بھی کریں گے اور دارالاسلام میں سوامی ویویکانند کے مجسمے کا افتتاح کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے مہاراشٹر کے دورے کے دوران گڑچرولی میں گونڈوانا یونیورسٹی کے 10ویں کانووکیشن کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ اس کانووکیشن کے دوران صدر جمہوریہ کی جانب سے مختلف تعلیمی شعبوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے 6 طلبہ کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ دوپہر میں صدر جمہوریہ ناگپور کے کوراڈی میں بھارتی ودیا بھون کے ثقافتی مرکز کا افتتاح کریں گی۔ اس مرکز میں پہلی منزل پر تصویری شکل میں رامائن کی پرکشش نمائش لگائی گئی ہے، جبکہ دوسری منزل پر پینٹنگز کے ذریعے 1857 سے 1947 تک کے مجاہدین آزادی کی بہادری کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ بھارت میں فرانس کے سفیر ایمیول لینن نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کو دونوں ممالک کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ فرانسیسی سفیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی، عالمی مسائل اور دفاعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھے گا۔ انہوں نے رافیل کی بروقت فراہمی کے لیے فرانس کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ Well, it's going to be a very important visit. India is the guest of honor of our Bastille Day, our National Day. It doesn't happen every year that we have a guest of honor, but this year it's very special. That's the 25th anniversary of a strategic partnership between France and India. And we wanted to have Indian troops in the parade and to have also Indian Rafale in the sky. Personal chemistry between our two leaders, excellent, outstanding. I must say they have a very good personal chemistry. They call on each other often, they consult, they discuss, and it's very, very direct. فرانسیسی سفیر نے کہا کہ فرانس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کی حمایت کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے دیگر عالمی فورموں پر بھی بھارت کی حمایت کی بات کی۔ اگلی خبر منی پور سے۔ منی پور میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں آج سے بچوں کے اسکول دوبارہ سے کھل گئے ہیں۔ 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے کہا تھا کہ حکومت تمام حساس علاقوں میں ریاستی سیکیورٹی فورسز اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کر رہی ہے اور پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اسکول سیکیورٹی کے درمیان 5 جولائی سے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ دراصل مئی کے پہلے ہفتے میں نسلی تشدد کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر اسکول بند کر دیے گئے تھے، لیکن مرکزی اور ریاستی حکومت نے مسلسل حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اب لوگ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے میتی اور کوکی دونوں برادریوں کے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اضافی فورسز بھی تعینات کی جا رہی ہیں تاکہ زرعی سرگرمیاں شروع ہو سکیں۔ اور گزشتہ شام ناگالینڈ میں دیما پور اور کوہیما کے درمیان نیشنل ہائی وے 29 پر چٹان پھسلنے کے سبب گاڑیوں پر پتھر گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چومو قدیمہ پولیس چوکی کے قریب نیشنل ہائی وے 29 پر چل رہی 3 گاڑیوں پر پتھر گرے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہنگامی خدمات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے کی امدادی رقم اور زخمیوں کو ضروری طبی امداد اور دیگر مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت خطرناک مقامات پر سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی خاطر مرکزی حکومت اور NHIDCL کے ساتھ کوشش جاری رکھے گی۔ ریاست میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکیں بند ہونے کے واقعات ہوئے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی اربن شیلٹر امپروومنٹ بورڈ کے CEO کو طلب کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے رین بسوروں میں مفت کھانا فراہم کرنے والے اکشے پاتر فاؤنڈیشن کو 9.5 کروڑ روپے کے واجبات کی عدم ادائیگی پر DUSIB پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے یہ ہدایت مفاد عامہ کی عرضی کے سماعت کے معاملے میں جاری کی ہے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور سنجیو نرولا کی ڈویژن بینچ نے بورڈ کو اگلی سماعت کی تاریخ 20 جولائی تک ادائیگی کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ ماہ 1971 سے 2020 کے طویل مدتی اوسط سے 10% کم بارش ہوئی۔ جون کے مہینے میں 148.6 میٹر بارش ہوئی ہے، جبکہ طویل مدتی اوسط 165.3 ملی میٹر
बारिश की थी। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि जुनूबी जजीरानुमा भारत में जून का महीना 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा औसत दर्जा हरारत 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस खत्ते में बारिश भी 1901 के बाद सबसे कम हुई है। महकमा मौसमियात ने अपने माहाना मौसमियाती जायजे में कहा है कि कई इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनमें मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत, जुनूबी जज़ीरानुमा भारत और शुमाल मगरबी और वस्ती भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ जून में दर्जा हरारत मामूल से बहुत ज़्यादा था। केरल का रुख करते हैं। महकमा मौसमियात ने आज केरला के 12 अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कन्नौर और थिरिसर की ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। ज़िला कासरगोड में भी प्रोफेशनल कॉलेजों के अलावा तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क में गुज़िश्ता माह 1971 से 2020 के तवील मुद्दती औसत से 10% कम बारिश हुई है। जून के महीने में 148.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि तवील मुद्दती औसत 165.3 मिलीमीटर बारिश का था। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि जुनूबी जज़ीरानुमा भारत में जून का महीना 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा औसत दर्जा हरारत 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस खत्ते में बारिश भी 1901 के बाद सबसे कम हुई है। महकमा मौसमियात ने अपने माहाना मौसमियाती जायजे में कहा है कि कई इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनमें मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत, जनूबी जज़ीरानुमा भारत और शुमाल मगरबी और वस्ती भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ जून में दर्जा हरारत मामूल से बहुत ज़्यादा था। जम्मू कश्मीर के सामा ज़िले के बारी ब्रह्मना में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है और इसी दौरान सड़क पर चलती एक कार सैलाब के पानी में बह गई। इस सारे मंजर को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वादी कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से अक़ीदतमंदों में खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए अक़ीदतमंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल शाम तक तकरीबन 50,000 यात्रियों ने मुक़द्दस गार की ज़ियारत की। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,597 यात्रियों का एक ग्रुप आगे के सफ़र के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा 2 रास्तों अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल में बालतल की जा रही है। यात्रियों की हिफाजत के लिए घुड़सवारों की टीम और 253 गाड़ियां तैनात की गई हैं। अक़ीदतमंदों के महफूज और हमवार सफ़र के लिए पहले से ही वसी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के रास्ते की सफाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए अक़ीदतमंद खुशी का इजहार कर रहे हैं। सावन के पहले दिन से हरिद्वार शिव शंभू के जयकारों से गूंज रहा है। 12 रोज चलने वाले कांवड़ मेले के लिए यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ियों ने कल से ही गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचना शुरू कर दिया है। शुरू के एक हफ्ते पैदल कांवड़ यात्रा रहेगी और 10 जुलाई के बाद डाक कांवड़ का आगाज होगा। डाक कांवड़ में यात्री गाड़ियों के जरिए गंगा जल जमा करने के लिए बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना लाजमी करार दिया गया है। 12 फुट से ऊंचा कांवड़ लाने पर भी पाबंदी रहेगी। कांवड़ यात्रा के पेश नज़र वसी इंतजाम भी किए गए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और CCTV के जरिए निगरानी भी की जा रही है। मेले के इलाके को सुपर जोन, जोन और सेक्टर में तकसीम किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्तों की कुछ कंपनियां भी तैनात की गई हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को हमवार रखने के लिए डाइवर्शन प्लान भी नाफिज किया गया है। अक़ीदतमंदों को पार्किंग की मालूमात देने के लिए QR कोड का भी इंतजाम किया गया है। लेदर आर्ट एक ऐसा फ़न जिसकी जड़ें कदीम विरसे और रिवायात से मुंसलिक हुई हैं। ये फ़न बहुत ही खूबसूरत है और सदियों से हमारी सकाफत और रिवायत की पहचान बना हुआ है। आज हम आपको गुजरात के कच्छ ज़िले के कुछ ऐसे ही फ़नकारों से मिलवाएंगे जो रिवायती तौर पर चमड़े के फ़न से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ इस फ़न को बचाने का काम कर रहे हैं बल्कि नई नस्ल को भी इसके लिए तैयार कर रही हैं। ये है 700 साल पुराना लेदर आर्ट। कहा जाता है आर्ट कम्स फ्रॉम द हार्ट और ऐसे ही कच्छ जिले के भोजा भाई मारवाड़ ने
अपने दिल की बात सुनकर अपने इस पुश्तैनी फ़न को अपने दिल में महफूज रखा है। लेदर का काम हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे और उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फादर भी कर रहे हैं और उनके साथ हमने भी ज्वाइन किया है। मैं कर रहा हूँ, मेरे 2 भाई हैं वो भी काम कर रहे हैं और बाकी अंकल है, अंकल के लड़के हैं। तो ऐसे करके हमारे पास अभी 20-25 लोगों की टीम बन गई है और जो पुराने काम को आज भी हम वही टेक्निक के साथ कर रहे हैं। आप सबको 2001 का दिल दहला देने वाला ज़िलज़िला तो याद होगा, जिसने लाखों जानों को उजाड़ दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में भी ये खानदान अपने फ़न को गले लगाकर इस काम में मसरूफ रहा। बदलते वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से फन भी अछूता नहीं रहा। वक्त के तकाज़ों और बदलते हुए वसाइल के साथ साथ इस फन को भी एक नई शक्ल दी गई है, लेकिन कदीम जड़ों में ये अब भी जुड़ा हुआ है। चमड़े से बनी ये खूबसूरत चीजें आपको मशहूर करती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में घंटों और दिनों की मेहनत दरकार होती है। चमड़े को इसकी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया में ढाला जाता है और फिर चमड़े की ये खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं जो दिल को बेहद भाती हैं। हमारा जे 500 साल पहले हमारी आ कला परंपरा से आ रही है आवे छे। जे पहला जे गाम में लेदर हतुं, गाम में कोई पण पशु के जे पण ढोर मरी जाए एनु लेदर गाम में ज वपराय અને ગામના લોકો જે તરીકે પહેરતા હતા, જે કમિટીના હિસાબે બૂટ બનતા હતા, એ અમારા વડીલો એવું જ બનાવતા અને ગામમાં પૈસા આવે તો અમારા ઘરમાં આવે ને ગામમાં ન હોય તો અમારા ઘરમાં શું આવે। તો એ લોકોએ અમારા વડીલોએ બહુ એ સમયમાં દુઃખ વેઠ્યું। એમ કરતાં 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 જ્યારે અમારો સમય આવ્યો ત્યારે મેં એવું વિચાર્યું કે અમારા ગામમાં ત્યારે લગભગ મને એવું યાદ છે બરાબર કે 40 કારીગર તો હતા જ, पर 40 કારીગરોમાંથી એટલું બધું કોઈ એ સમયમાં એ ગામમાં કોણ આવે, કોઈ બહારથી કોઈ લોકો ના આવે, એટલું બધું બજાર માર્કેટ કે હતું નહીં અને બધા લોકોએ છોડી દીધું। પણ મેં એવું વિચાર્યું કે મારી કલાને જીવિત રાખવું છે, મને છોડવી નથી મારી કલા। फनकारों की रोजी रोटी जारी रहे और हर कोई उनके फन और हुनर को जान सके, पहचान सके। इसके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए हुकूमत कई स्कीमें भी लाई है, जिससे इन फनकारों को फायदा पहुंच रहा है। अपने फन से लोगों के दिलों पर राज करने वाले फनकार जिंदगी का मुहर्रिक होते हैं, जिन्हें अपनाने से बहुत इत्मीनान और सुकून मिलता है। ये मारवाड़ खानदान बरसों से अपने फन की आबियारी करके इस फन को मादूम होने से बचाता रहा है। DD न्यूज़ से लक्ष्मण राजपूत के साथ समन पुराना की रिपोर्ट। और नाज़रीन पेश हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी है SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोदी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर हमला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरा मेयार तर्क करने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी की। रूस और चीन समेत शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इस इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, अगली सुर्खी भी इनकलाब से ही है और ये सुर्खी है हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर खालिस्तानियों का हमले का अमेरिका ने की मजम्मत। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर खालिस्तान के हामियों के ज़रिए हमले की सख्त मजम्मत की है। तीसरी सुर्खी का रुख करते हैं और ये 4 रियासतों के सरबराह तब्दील किए गए। इंतखाबात से कबल बीची में बड़ी तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। NCP बामुकाबला NCP यानी दंगल सियासी गर्म हो चुका है और आज दोनों ही ग्रुपों की मीटिंग है। ताकत का मुजाहरा होगा, सभी अहदेदार और अरकान को शिरकत करने की हिदायत दी गई है। दोनों जानिब से मीटिंग से वाज़ेह हो जाएगा कि किस खेमे के पास कितने मेंबरान असेंबली हैं। सहारा का रुख करते हैं, देखते हैं सहारा की सुर्खियाँ कैसी हैं। और सहारा ने जो पहली सुर्खी ली है वो महाराष्ट्र से
तारीख है। महाराष्ट्र में एक होटल में कंटेनर घुसा जिसमें 38 अफरादों को कुचल दिया। 10 की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई है। काफ़ी बड़ा हादसा, 28 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अमवात में इजाफे का भी खदशा है। और इसके बाद की जो खबर है उसका रुख करते हैं। हिंदुस्तान का डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरकर्दा ममालिक से मुकाबला। आंध्र प्रदेश के साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद हाज़रीन से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वर्चुअली तौर पर खिताब। साथ ही साथ उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरा मेयार तर्क करने की भी अपील की इस मौके पर। तीसरी सुर्खी सहारा से, राहुल को हत्या की इज्जत मामले में राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने सज़ा की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। आगे बढ़ेंगे। सहाफ़त से खबर, उद्धव खेमनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वज़ीर आला शिंदे और कुछ दीगर एमएलए के खिलाफ 1 साल से ज़ेर इल्तवा नाअहली का मामला। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ और नज़र डालते हैं आलमी खबरों में क्या है। फ़िलिस्तीन के मगरबी किनारे के शहर जिनिन से इसराइली फ़ौजी का इनखला शुरू हो गया है। एक दिफाई ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में बरसों में सबसे बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करने के बाद मंगल को देर रात फ़िलिस्तीनी शहर से इनखला शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौजियों की गाड़ियों का एक काफ़िला जिनिन से निकलता हुआ नजर आया। पीर को इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी शहर जिनिन में ड्रोन हमला किया और 1000 से ज़ायद फ़ौजियों को तैनात किया। फ़िलिस्तीनी हुकाम ने बताया कि जिनिन हमले में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए हैं। नाटो की 31 अरकान ने तंजीम के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग की मुद्दत-ए-कार में मज़ीद 1 साल की तोसी का फैसला किया है। नॉर्वे के साबिक़ वज़ीर आज़म स्टोलनबर्ग 2014 से नेटो के आला फ़ौजी अहदेदार रहे हैं। उनकी मियाद गुज़िश्ता साल ख़त्म होने वाली थी, लेकिन रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के पेश नज़र फरवरी 2022 में उन्हें ओहदे पर रहने के लिए कहा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके नेटो हम मनसबों ने 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी करना थी, लेकिन दुनिया की सबसे महफूज तंजीम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्टोलनबर्ग को बरकरार रखने का फैसला लिया है। उनकी मुद्दत मुलाजमत में पहले ही 3 बार तोसी की जा चुकी है। स्टोलनबर्ग इस आइंदा अप्रैल में नेटो की 75वीं सालगिरह और अगले मौसम गर्मा में वाशिंगटन में होने वाले सरबराही इजलास में खिदमत अंजाम देंगे। रूस का एक मिग 31 जंगी तैयारा बहरुल काहिल में तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में सवार दोनों पायलट्स के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। रेस्क्यू टीमें तैयारे के अमले के 2 अरकान की तलाश में मसरूफ़ हैं। फ़ौज ने कहा है कि तैयारे में कोई हथियार नहीं था, ताहम इसने फौरी तौर पर मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की हैं और ये भी नहीं बताया कि हादसे की वजूहात क्या हो सकती हैं। यूक्रेन में एक फ़ौजी अफसर की आखिरी रसूमात के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 38 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। शुमाल मशरक़ी खार्किव इलाके में होने वाले इस हमले में ज़ख्मी होने वाले 38 अफराद में सबसे छोटा बच्चा 3 माह का था। बच्चे की हालत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी है। यूक्रेन के एक अहलकार ने बताया कि एक मिसाइल पेरोमाइस्की में रिहायशी 9 मंजिला इमारत से टकरा गया, जिससे आसपास के 2000 अफराद के अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। रूस ने फौरी तौर पर हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। मॉस्को ने जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है, लेकिन 24 फरवरी 2022 के हमले के बाद से उसके मिसाइल और ड्रोन हमले बार बार यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाते रहे हैं। रूस की हिरासत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमरीकी सहाफ़ी इवान गेरिशकोविच को जल्द रिहा करके अमरीका के हवाले किए जाने का इम्कान है। रूस ने कल कैदियों के मुमकिना तबादले पर बातचीत के लिए मुतबादिल खुले रखे हैं, लेकिन कहा है कि इस तरह की बातचीत बंद दरवाज़ों के पीछे होनी चाहिए। अमरीकी सफ़ीर लिन ट्रेसी को गेरिशकोविच से मिलने की इजाज़त दी गई, जो जासूसी के इल्ज़ाम में मार्च से रूस की जेल में बंद है। कैदियों के तबादले के सवाल पर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और वाशिंगटन इस मामले हफ्ते में है। पेस्कोव ने सहाफ़ियों को बताया कि हमने कहा है कि इस मामले पर कुछ बातचीत हुई है, लेकिन हम इन पर अवामी सतह पर बात नहीं करना चाहते। मज़ीद तफसीलात बताए बगैर उन्होंने कहा कि सिफारतकारों की रिसाई के कानूनी हक़ को दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से यकीनी बनाया जाना चाहिए। और इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल के रोज़ रूस को यूरोप की सबसे बड़ी जौहरी तंसीब ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट के लिए ख़तरा करार दिया है। अपने रात के वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस इस जौहरी पावर प्लांट में ख़तरनाक मंसूबा बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के लिए रूस वाहिद ख़तरा है। यूक्रेन और रूस ने मंगल को एक दूसरे के प्लांट पर हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया था।
सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में फायरिंग के हालिया वाक़यात के दरमियान गन कंट्रोल कानून साजी पर अमल करने के अपने मुतालबे का इरादा किया। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि कांग्रेस को गन कंट्रोल से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। जो बाइडेन की तकरीर व्हाइट हाउस की तरफ से मंगल को जारी करदा एक बयान के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि बंदूक के तशद्दुद की वबा से निमटने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है जो हमारी कम्यूनिटीज़ को तकसीम कर रही है। गन वायलेंस आर्काइव के आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में अब तक मुल्क में 340 से ज़्यादा इज्तमाही फायरिंग हो चुकी है, जिसमें बड़े पैमाने पर फायरिंग को एक ऐसा वाक़या करार दिया गया है जिसमें शूटर के अलावा कम से कम 4 अफराद को गोली मार दी गई है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह की शानदार कारकर्दगी की बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु में खेले गए दिलचस्प खिताबी मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से शिकस्त दी। दोनों टीमें मुकर्ररा 90 मिनट तक एक एक गोल से बराबर थीं। उसके बाद 30 मिनट के इजाफी वक्त में भी कोई टीम गोल नहीं कर सकी। ऐसे में मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह का शानदार दिफा यहां देखा गया। उन्होंने कुवैत के कप्तान खालिद अल इब्राहिम के आखिरी शॉट को रोककर टीम को खिताब दिलाया। ये सैफ चैंपियनशिप में भारत का नवा खिताब है। भारत के साबिक तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। अगरकर को अशोक मल्होत्रा की सरबराही में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के साथ इंटरव्यू के बाद सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अगरकर ने 26 टेस्ट और 4 T20 इंटरनेशनल के अलावा 1991 वनडे खेले हैं। वो 1999, 2003 और 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें 2007 वर्ल्ड T20 की फातेह भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज सीधे सेट में जीत दर्ज करके दूसरे दौर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। अल्काराज तीसरी बार विंबलडन में शिरकत कर रहे हैं। मर्दों के सिंगल्स में 12वीं सीड याफ्ता बर्तानिया के कैमरन नूरी को जीत हासिल करने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ी। नूरी ने पहले राउंड के मुकाबले में चेक जमहूरिया के टॉमस मैचक को 4 सेट के मुकाबले 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। बर्तानिया के एंडी मरे को पहले दौर की रुकावट दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मरे ने अपने ही मुल्क के रियान पेनिस्टन को सीधे सेट में 6-3, 6-0, 6-1 से मुकाबले को जीत कर दूसरे दौर में दाखिला हासिल किया। ख़वातीन के ज़ुमरे में तीसरी सीड याफ्ता एलेनोर रायबकाना को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। रायबकाना ने शेल्बी वर्चेस के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मुकाबले को 4-6, 6-1, 6-2 से जीत कर दूसरे दौर में अपनी जगह बनाई। खातून सिंगल्स में दूसरी सीड याफ्ता अरियाना साबालेंका को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। साबालेंका ने पन्ना उदर्दी को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।